चलिए अगला है शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी का। शिक्षा, आज की शिक्षा पर गांधी जी क्या सभी लोग को व्यंग भरा नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि आज की शिक्षा बिकाऊ हो गया पैसे के बल पर। अगर जिसके पास पैसा नहीं उसको क्या पढ़ नहीं सकता, तो देश और समाज की तरक्की कैसे होगी। सबसे बड़ी विडंबना की बात यही है कि आज शिक्षा को बेचा जा रहा है, शिक्षा केंद्र बिक रहा है, स्कूल कॉलेज वाले उसे बेच रहे हैं। और आज तक प्राइवेट जितने स्कूल वाले हैं सभी क्या करते हैं, एक शूज से लेकर के किताब कॉपी तक स्कूल से खरीदने की बात करते हैं, जिसको अच्छा खासा उनको कमीशन प्राप्त हो जाता है, कम से कम आधे आध। इस तरह से तो दलाली का काम करते हैं। तो जहाँ तक गांधी जी की परिकल्पना करें तो ऐसे स्कूलों में से गांधी जी की तस्वीर को हटा देना चाहिए। जब उनकी बात ही नहीं मानते हैं तो गांधी जी और अम्बेडकर का तस्वीर रखकर क्या होगा, सिर्फ उनके फोटो देखने से काम चलता है। देखते हैं कई थाने में तो अफसर के पीछे गांधी जी की तस्वीर लगाई रहती है, मतलब तुम देखो मैं नहीं देखूंगा। स्कूलों में मैं यही देखता हूँ। तो सबसे बड़ा कहने का बात यह है कि शिक्षा और हमारी संस्कृति धरोहर कैसे बरकरार रहेगा, जब हम पैसे से खरीदे हुए लोग को लाएंगे तब नहीं होगा। आप दलाली लेते हैं स्कूल से, किताब वालों से, फलाने से, और इस तरह से कहते कि मैं शिक्षक हूँ। आप ही बताइए आपका दिल क्या कहता है। जब आप पढ़ाई किए थे तो आपके साथ यही होता था, तो उस समय गुरु परंपरा था, लेकिन आज बेचने और खरीदने वाले हो गए हैं। सावधान हो जाइए, कुछ लेके जाने को नहीं मिलेगा। गांधी जी के बातों की अगर भावनाओं को समझते हैं, इनके मतलब मेरा कहने का इमोशन और इंप्रेशन दोनों को बात अगर समझ में आता है तो मिला के चलें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी के साथ कोई चीज़ आज तक गया है न जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के प्रबंधन नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता और माता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के स्थानीय स्कूल से हुई थी। वकालत की पढ़ाई करने के लिए वे कहाँ गए थे। 4 दिसंबर में वकालत की पढ़ाई करके लंदन से यूनिवर्सिटी लंदन गए थे। यहाँ पे सन ईस्वी जरा देख लीजिएगा। इनकी शादी कब और किसके साथ हुई थी। 1883 ईस्वी में इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चली। वे इंग्लैंड से भारत कब लौटे थे और भारत में उन्होंने क्या किया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे और आए और स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान देना प्रारंभ किया। गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका में कोई केस, अमीर आदमी के केस के सिलसिले में गए थे, तो वहाँ उनको काले घोड़े का भेद नज़र आया और शायद 93 में वो गए थे। और इस तरह से ये लौट के वापस आते हैं तो वहाँ के जो ट्रेन था, ट्रेन में लिखा हुआ था नॉट अलाउड डॉग एंड इंडियन। तो इस तरह से फर्स्ट क्लास के टिकट से उनको बेदखल कर दिया जाता है, ट्रेन से उतार दिया जाता है। और उस पर क्या करते हैं वो, ये तुरंत कंप्लेन देते हैं और केस दायर कर देते हैं वहाँ के रेलवे पर। फिर उसके बाद वहाँ के अफ्रीकन सरकार पर भी केस दे लेते हैं। तो इस तरह से माफ़ी मांगता है वो लोग और कहता है गलती हो गया। इस तरह से गांधी जी लंगोटी में ही अपना बहुत ज़रा परिचय दिए, तब लोग जाने कि कौन है गांधी जी। और गांधी जी को स्वदेश बुलाया गया और फिर ये 1 साल के बाद स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी की मृत्यु कब और किसके द्वारा हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। गांधी जी का स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की रचनाओं के नाम लिखे। महात्मा गांधी ने हिंदी स्वराज तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तकें लिखी तथा हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। शिक्षा और संस्कृति पाठ का परिचय दे। प्रस्तुत पाठ शिक्षा और संस्कृति में हरिजन और यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संपादित महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत है। इसमें गांधी जी की क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण तथा विचार है। इससे मनुष्य को भौतिक विकास की प्रेरणाएं मिलती है और मन, बुद्धि तथा शरीर का संतुलित परिष्कार होता है। गांधी जी शिक्षा और संस्कृति संबंधी परिकल्पना न तो सैद्धांतिक है और न ही जटिल और न ही पुस्तकीय, बल्कि दैनिक जीवन में व्यवहार होने से जुड़ी हुई है। गांधी जी को महात्मा किसने बनाया। गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा बनाया। साहित्यिक विशेषताओं को संक्षिप्त में परिचय दीजिए। गांधी जी गुजराती थे, लेकिन हिंदी को ही मातृभाषा मानकर अपने भाषणों द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, अपितु राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में अधिवेशन में सभापति थे। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध
हम प्रतिरोध करेंगे, लेकिन अहिंसक, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा माने हैं। ऐसी शिक्षा जिससे बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतना सीख जाए, वही सबसे बढ़िया शिक्षा है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बौद्धिक विकास का सुगम तरीका है। शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ आत्मा की जागृति उतनी नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकी वस्तु साबित होगा। इसलिए मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब बच्चे को शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों की शिक्षा दी जाएगी। तो जब तक आध्यात्मिक, आजकल क्या है, जीवन किताबी बोझ बन चुका है, किताब किताब किताब, महंगे महंगे किताब खरीद लो, पढ़ाई हो या नहीं हो, कैसा ज्ञान मिलना चाहिए, कौन ज्ञान देने वाला है, कैसा ज्ञान देने वाला है, यूज एंड थ्रू का परिभाषा आज लोगों को परिभाषा सिखाया जाता है। गुरु शिष्य के नाते ही खत्म हो चुके हैं, आज सब बिकाऊ हो गए हैं। गांधी जी की कल्पना न जाने कल्पना रह जाएगी या कब साबित होगा, प्रयास तो किया ही जा रहा है। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी बच्चों के शरीर, बुद्धि और आत्मा में सभी उत्तम गुणों को प्रकट करना मानते हैं। पढ़ना लिखना तो एक शिक्षा का साधन है। गांधी जी का वैसे शिक्षा उपयोगी शिक्षा मानते हैं जिसे जीवन जीने अर्थात उत्पादन के काम का भी ज्ञान मिलता हो। तो इनका कहना है कि ऐसा ज्ञान मिले कि जिस समय से पढ़ाई बंद हो या ना पढ़ने की आगे क्षमता हो तो अपने जीवन को अच्छे तरह से निर्वाह कर ले, उसके अंदर आत्मबुद्धि विवेक का प्रसार हो, भावना का विकास हो। अगर ऐसी नहीं तो शिक्षा किस काम की? मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस प्रकार किया जाए जिससे उसे किसी उपयोगी दस्तकारी का ज्ञान मिल सके, ताकि जिस क्षण में वो अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में गांधी जी मस्तिष्क और आत्मा का विकास संभव मानते हैं। अतः वैज्ञानिक ढंग से दी जाने वाली शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का विकास संभव नहीं है। गांधी जी धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योग पर सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं? गांधी जी का कहना है कि जब धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योग का प्रचलन होगा तब देहातों में बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा, न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियादी पड़ेगी और अमीर गरीब का अप्राकृतिक भेद क्षीण हो जाएगा। हर कोई गुजर लायक कमाई का प्रयास करेगा जिससे नगर तथा गांव के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा। ऐसी सामाजिक क्रांति बिना किसी खून खराबे के ग्रामोद्योग संभव है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? गांधी जी चरित्र निर्माण शिक्षा का ध्येय मानते थे। आज तो शिक्षक का ही चरित्र ठीक नहीं है तो बच्चे का क्या निर्माण करेगा? उनका मानना था कि चारित्रिक व्यक्ति ही समाज का कोई नई दिशा दे सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम साहस, बल और सदाचार तथा आत्मोत्सर्ग की भावना का विकास करना आवश्यक है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। गांधी जी का कहना था कि बिना चरित्र निर्माण के बच्चे का त्याग, सहानुभूति, प्रेम, सदाचार के मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे। इसका मूल्य या महत्व समझ जाएगा, समाज अपना काम स्वयं संभाल लेगा और वैसे व्यक्तियों के हाथों में सामाजिक संगठन का दायित्व आएगा। गांधी जी देश की भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं? गांधी जी का ऐसा मानना है, चाहते हैं कि गांधी जी अंग्रेजी या संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा हुआ है उसे राष्ट्र देसी भाषाओं के माध्यम से प्राप्त करे, यानी उसे अनुवाद करके हिंदी में प्राप्त कर ले। जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में दे दिया जाए। इसके लिए किसी रचना की खूबियों को जानने के लिए उसे भाषा के सीखने की जरूरत नहीं है। लोग आसानी से टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन आदि विद्वानों की अपूर्व रचनाओं के महत्व पर अवगत हो जाएंगे जब उसको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में अनुवाद कर दिया जाएगा उसे। इस समय की बचत के साथ साथ विभिन्न विद्वानों की रचनाओं से परिचय होगा, साथ ही संस्कृति, देशभक्ति, राष्ट्रीयता आदि की भी जानकारी मिलेगी। इसलिए गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य आवश्यक मानते हैं। गांधी दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति को समझ क्यों जरूरी है? गांधी जी ने कहा कि किसी दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की समझ इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार भरी हुई नहीं है जिसकी हमारी अपनी संस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं। हमें तो अपनी संस्कृति को तुच्छ मानना या मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने अपनी संस्कृति को मसाले में रखी लाश जैसी बना दी है जो दिखने में सुंदर हो किंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। तात्पर्य है कि अपनी संस्कृति का मूल्यबोध होना आवश्यक है क्योंकि किसी मूल्यबोध से राष्ट्रीयता की भावना जागृति होती है। इसलिए अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम सामाजिक हत्या होगा।
अपनी संस्कृति और महात्मा अपनी संस्कृति और महात्मा की मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? इनमें गांधी जी का क्या राय है? गांधी जी की राय है कि भारतवासी अंग्रेजी अथवा विश्व की अन्य सारी भाषाओं को सीखें, लेकिन अपनी संस्कृति और मातृभाषा की उपेक्षा अथवा त्याग कर नहीं। वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी प्रकार दें जैसे बोस, राम मोहन राय तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी जी भी इच्छा थी कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा हमारे घर के चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक बहती रहे, लेकिन अपनी संस्कृति तथा मातृभाषा की बलि देकर नहीं। उनकी राय थी कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, इस पर बहुत शर्मिंदा होना चाहिए। यह अनुभव करे कि वह अपना विचार खुद की भाषा में प्रकट नहीं कर सकता। इसके लिए अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर अन्य भाषाओं से कोई संपर्क बनाया जाए, क्योंकि हमारा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इनका कहना है कि किसी भाषा में किसी महान राइटर का अगर लेख लिखा जाए तो उसको अपने भाषा में अनुवाद करा के, विद्वानों का काम है कि अपनी भाषा में अनुवाद करके सभी पाठकों तक पहुंचाएं ताकि हर तरह का ज्ञान आए। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? गांधी जी वैसे संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके भारत में पैर जम गए हैं। गांधी जी के विचारानुसार यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का हो तथा जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित हो। गांधी जी अमेरिकी ढंग से सामंजस्य के विरोधी हैं, क्योंकि अमेरिका में अपने धर्म को थोपने की व्यवस्था है वहाँ पर, क्योंकि इसका प्रभु संस्कृति और अन्य संस्कृतियों को हजम कर लेती है। इसका लक्ष्य मेल स्थापित करना न होकर कृत्रिम तथा जबरदस्ती एकता की ओर होड़ करना होता है। अब कुछ व्याख्या इंपॉर्टेंट मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा की दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से गांधी जी ऐसी शिक्षा पद्धति की वकालत की है जिससे मस्तिष्क एवं आत्मा का उच्चतम विकास संभव हो। इसके लिए बच्चे को शिक्षा का प्रारंभ इस प्रकार किया जाए कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाया जाए, ताकि जिस क्षण वह तालीम शुरू करे उसी क्षण से उसे उत्पादन के काम में करने योग्य बना दिया जाए। लेकिन यह शिक्षा यांत्रिकी ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखाया जाए। तात्पर्य यह है कि मेरी शिक्षा व्यवस्था में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा परिपक्वता या कार्यकुशलता आएगी। अतः लेखक का मानना है कि किताबी ज्ञान या साक्षरता से सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, जबकि दस्तकारी से उद्योग द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से व्यवहारिक ज्ञान की पुष्टि होती है। जीवन जीने के लिए कला आती है तथा बच्चा आत्मनिर्भर होना सीखता है। इसमें भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से गांधी जी ने आर्य संस्कृति की विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। उनका मत है कि आर्य अथवा हमारे पूर्वज महान थे, वे दूसरी संस्कृति वालों के साथ आज़ादी से घुल मिल जाते थे, हम लोग उसकी मिलावट की उपज है। तात्पर्य यह है कि भारत वह स्थल है जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति वाले आए और बिना भेदभाव के मिल जाएंगे। लेखक का तात्पर्य है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे संस्कृति की बहिष्कार करने की कोशिश करती है। अवश्य हर संस्कृति के साथ आदर का भाव रखना चाहिए। यद्यपि इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि यह विदेशी संस्कृति का एक प्रभाव है। अगला है व्याख्या है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक अपनी संस्कृति के महत्व को समझाने का हृदयांकित करने की सलाह दी है। लेखक का कहना है कि दूसरी संस्कृति के महत्व को समझने से पहले अपनी संस्कृति के मूल्य को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति से उच्च या निम्न माना जाता है। दूसरे की संस्कृति या भाषा पर कोई धर्म देश गौरवान्वित नहीं हो सकता है। व्यक्ति या देश तभी गौरवान्वित होता है जब वह अपने उत्तम विचार प्रकट करता है। लेखक चाहता है कि हर संस्कृति वाले लोग यहाँ आते रहे और स्वतंत्रता के साथ विचरण करते रहें, लेकिन लेखक यह नहीं चाहता है कि हम अपनी मातृभाषा या संस्कृति को भूल जाएं, उसकी उपेक्षा करें तथा आम विचार अपनी भाषा में प्रकट न करें, क्योंकि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। हमारी संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा श्रेष्ठ, महान तथा आदर्शवादी है।